जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों अब हम लोग हिंदी में समास को देखने वाले हैं और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है? क्यों? क्योंकि आप अगर कहीं भी हिंदी का पेपर होता है और वहाँ अगर क्वेश्चन देखते हैं तो संधि, समास, रस, ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से आपको 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। और मुख्यतः संधि और समास से तो आपको 4 क्वेश्चन लगभग सारे एग्जाम में, अगर जैसे कि अगर 40 नंबर का पेपर हो रहा है हिंदी का, तो वहाँ पे 4 क्वेश्चन मतलब 4 नंबर, अगर एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है तो 4 नंबर आपके समास से ही पक्का आएंगे, 4 नंबर संधि से। तो ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएं तो आपको एकदम आसानी से 4 पूरे में पूरे नंबर दिला पाएंगे। क्या? पूरे में पूरे नंबर। लेकिन हम अगर किताबों में पढ़ेंगे तो किताबों में क्या 6 प्रकार दिए रहेंगे और उनमें केवल एक पहले में क्या देगा, अव्ययी भाव समास, उसका एक लाइन दे देगा और बोलेगा हाँ ये ठीक है। फिर दूसरे में दूसरा पद प्रधान कुछ दूसरा दे देगा और उसी के आधार पर 20-20 क्वेश्चन, 20-20 उदाहरण दे देगा और हमें लगेगा कि हमें हमारी समास की तैयारी हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें बहुत डाउट रहते हैं। आप जब अभी समास पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे डाउट उत्पन्न होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने जितना भी पढ़ा वो सतही तौर पर पढ़ा था समास। कैसे कि पहला पद प्रधान तो अव्ययी भाव समास, दूसरा पद प्रधान तो तत्पुरुष समास। लेकिन जो पेपर में आता है तो देखेंगे आप कि पहला पद प्रधान रहेगा और उसमें भी आप देखेंगे कि अरे ये तो तत्पुरुष समास में आ गया, अरे ये तो बहुब्रीहि में आ गया। क्या? बहुब्रीहि में आ गया। तो आपको लगेगा अरे हमने तो पढ़ा था अव्ययी भाव समास का, लेकिन बहुब्रीहि में कैसे आ गया, ये क्या हो गया? तो वहाँ पे आप क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। और सीधी सी बात है, पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें थोड़ा ना थोड़ा तो आपको कन्फ्यूजन पैदा करेगा ही। वो इतना आसान से क्वेश्चन तो देगा नहीं कोई भी पेपर वाला। तो वो सारी जो डाउट वाली परिस्थिति है वहाँ पे हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे कि अरे डाउट क्यों होता है, और वो बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा क्योंकि आपने अभी तक सतही तौर पर पढ़ा है। तो इस वजह से वो चीज़ पे आप कभी जा ही नहीं पाए और ये सारी चीज़ें बहुत ईजी रहेंगी, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि समास क्या होता है पहले, और उसके बाद समास के भेद देखेंगे, भेद पर आएंगे। ठीक है? तो अगर हम समास की बात करें कि समास क्या होता है, तो समास सम धन आस शब्द से मिलके बना हुआ है। का मतलब होता है पास में। क्या? सम का मतलब होता है पास और आस मतलब होता है बैठना। आस मतलब होता है बैठना। तो समास का मतलब क्या हो जाएगा? पास में बैठना। क्या? पास में बैठना। ये जब इसके टुकड़े किए तो हमें क्या इसका अर्थ निकला? पास में बैठना, पास या समीप, है ना, पास या समीप में बैठना। लेकिन जो समास का अगर अर्थ पूछेंगे, अगर इसके आप टुकड़े नहीं करेंगे, आप केवल समास के अलग से अर्थ देखेंगे तो समास का मतलब होता है क्या? संक्षिप्त कर देना। क्या? संक्षिप्त कर देना। संक्षिप्त कर देना। अगर बोलें कि संक्षिप्त कर देना या पास में बैठना, इसका क्या मतलब हो रहा है? तो देखिए, पास में बैठना मतलब देखिए जो शब्द रहेंगे, जो भी शब्द रहेंगे, शब्दों को पास में लाकर जोड़ना, उन्हें पास में जमाना, वही होगा समास। हम लोग एक वाक्य से अपने इस टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक वाक्य दिख रहा होगा। क्या? राजा की सभा का आयोजन गगन को चूमने वाली इमारत में हुआ, जिसमें नगर का प्रमुख और मंत्रियों की परिषद आदि शामिल हुए। तो आपने देखा वाक्यों को बहुत विस्तृत करके बताया गया है, और जब आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा आप उसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो वो चीजें नीरस दिखती हैं। क्या लगती है? नीरस। जैसे कि आप अगर टेस्ट मैच की बात करेंगे, क्या टेस्ट मैच की, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या उसमें रस प्राप्त नहीं होता, यार ये चीज़ों को साला बढ़ा के बताया गया है और उतना टाइम में कौन देखेगा, नहीं देखते लोग। लेकिन अगर 2020 की बात करेंगे तो मतलब वही होता है, खिलाड़ी भी वही खेलते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा मजा आता है। वैसे ही अगर हम लोग देखें यहाँ पे चीज़ें वही रहेंगी
लेकिन चीजें वही रहेंगी, उसका अर्थ भी वही रहेगा, उसका अर्थ भी वही रहेगा, लेकिन आपको वो चीजें नीरस नहीं लगेंगी। जैसे कि मैंने बोला कि राजा की सभा का आयोजन गगन को चूमने वाली इमारत में हुआ, जिसमें नगर का प्रमुख, सॉरी सेना का प्रमुख और मंत्रियों की परिषद आदि शामिल हुए। तो आपको यहाँ क्या लग रहा है, चीजों को बहुत, जो अपने वाक्य थे उसका बहुत विस्तृत रूप में बताया गया है। क्या विस्तृत रूप में बताया गया है, विस्तृत रूप में बताया गया है। अगर मैं इसको क्या बोलता हूँ, राजा की सेना, राजा की सभा, तो राजा की सभा को मैं क्या बोलता हूँ, राजसभा। क्या, राजसभा। राजा की सभा का मतलब क्या होता है, राज्यसभा की बात कर रहा है। राज्यसभा का आयोजन गगन को चूमने वाली इमारत, तो मैं बोलता हूँ क्या, गगनचुंबी। गगन को चूमने वाली का मतलब क्या होता है, गगनचुंबी, गगनचुंबी। तो राज्यसभा का आयोजन गगनचुंबी इमारत में हुआ, जिसमें सेना का प्रमुख, सेना का प्रमुख, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या, सेना प्रमुख, सेना प्रमुख और मंत्रियों की परिषद, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मंत्री परिषद। क्या, मंत्री परिषद की बात हो रही है ना, तो मंत्रियों की परिषद लिखने की क्या जरूरत है, मंत्री परिषद आदि शामिल हुए। तो देख रहे हैं अब यह वाक्य, अब जो श्रोता है उसके समझ एक आकर्षक रूप में उभर के आ रहा है। क्या, कि राज्यसभा का आयोजन गगनचुंबी इमारत में हुआ, जिसमें सेना का प्रमुख, सेना प्रमुख और मंत्री परिषद आदि शामिल हुए। तो वहाँ पे जो अनचाहे शब्द थे, जिनकी जरूरत नहीं थी, उन्हें हमने क्या किया, उन्हें लोप कर दिया, उन्हें लोप कर दिया। और यहाँ पे क्या, शब्दों को संक्षिप्त कर दिया। क्या, शब्दों को संक्षिप्त कर दिया, है ना। तो शब्दों को संक्षिप्त करके आकर्षक रूप में लाना, आकर्षक रूप में, या अपने विचारों को, क्या, अपने, हमने क्या किया, अपने विचारों को संक्षिप्त किया, विचारों को संक्षिप्त करके आकर्षक रूप में लाया। यही जो संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया है, जो जिसे हमने संक्षिप्त किया, वही प्रक्रिया क्या कहलाया, समास कहलाया। क्या, वही प्रक्रिया समास कहलाया। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि कम शब्दों का प्रयोग करके नए शब्द बनाना, अथवा पदों के संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को, क्या, कम शब्दों का प्रयोग करके नए शब्द बनाना। जैसे क्या, राजा की सभा था, राजसभा कर दिया, गगन को चुंबी था तो हमने क्या कर दिया, गगन को चूमने वाली थी तो गगन चुंबी कर दिया। तो कम शब्दों का प्रयोग करके नए शब्द बनाया, या पदों के संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। क्या, पदों की संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, समास। कभी कभी समास में क्या, कभी कभी समास में समास का विलोम भी पूछ लेता है कि समास का विलोम क्या होगा। तो समास तो संक्षिप्त करते हैं, या पास आके बैठना बताता है ना, पास में आके बैठना। लेकिन समास का विलोम अगर बोले तो इसका मतलब होता है व्यास। समास का विलोम क्या होगा, समास का विलोम होगा व्यास। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि समास का विलोम क्या होता है, तो समास का विलोम होगा व्यास। व्यास कैसे, वी धन आस, वी धन आस शब्द से मिलके बना हुआ है। वी और आस, आस का मतलब बैठना होगा, और वी मतलब दूर, ठीक है, तो दूर में बैठना। या फिर इसका मतलब होगा है अन्य, तो अन्य जगह पर बैठना, अन्य जगह पर बैठना। तो समास का विलोम क्या होगा, व्यास। वैसे ही आपको पता होगा संधि, हमने संधि पढ़ा था, तो संधि का विलोम, संधि मतलब जोड़ होता है, और संधि का विलोम हो जाएगा विग्रह। क्या, विग्रह या विच्छेद। तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं पेपर में। और यहाँ पे आप एक चीज और देख रहे होंगे, क्या, कि आपने यहाँ पे क्या था, हमने अभी क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, कारक देखे थे हम। जब कारक देख रहे थे तो उसमें देखे थे क्या, कि विभक्तियां थी। ये देखिए, की विभक्ति थी, जैसे यहाँ पे को, किसी में को विभक्ति थी, किसी में का विभक्ति थी, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या था, राजा की सभा, राजा की सभा का हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, इस विभक्ति को हटा दिया। ये देखिए, गगन को चूमने वाली, तो हमने को विभक्ति को हटा दिया। यहाँ सेना का प्रमुख, हमने का विभक्ति हटा दी। यहाँ मंत्री प्रमुख, मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, तो यहाँ पे हमने क्या, की विभक्ति को हटा दिया। तो
दो पदों के, देखिए आप क्या देख रहे हैं समास में, तो समास में दो पदों के मध्य जो विभक्ति रहती है या अव्यय रहता है, जो विभक्ति रहती है, विभक्ति की बात हो रही है। और विभक्ति विभक्ति हम देख चुके हैं क्या, कर्ता, कर्ता में आपने क्या देखा था, विभक्ति कर्ता ने विभक्ति रहती है। ऐसी कर्म को, तो कर्म में देखेंगे आपने को विभक्ति रहती है। फिर करण, करण में देखा था आपने से विभक्ति रहती है। तो ये जो विभक्तियां रहती हैं, इन विभक्तियों को हटाकर उन शब्दों को जो, या उन पदों को पास में लिख देना, क्या उन पदों को पास में ला देना या लिख देना समास कहलाता है, या समास की प्रक्रिया है वो, समास की प्रक्रिया। और ये जो पद बना, जो दोनों पद बने, जैसे राजसभा बना, तो यह क्या कहलाएगा, समस्त पद या समस्त पद या समासिक पद। और समास क्या होता है, समास एक प्रक्रिया का नाम है, समास एक प्रक्रिया का नाम है, यह प्रक्रिया का नाम है। और यहाँ पे जो राजसभा बना वह समासिक पद, समासिक पद या समस्त पद, इसे क्या बोलेंगे, समस्त पद। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला, गगनचुंबी, तो गगनचुंबी क्या हो जाएगा, समासिक पद या समस्त पद। इसे हम क्या बोलेंगे, गगनचुंबी को समासिक पद है या समस्त पद है। तो हम जैसे कि क्या लिखे थे, राजा की सभा, राजा की सभा, तो ये हमारा क्या हो गया था, विभक्ति हो गई थी। इस विभक्ति को हमने हटाया तो शब्द कौन सा बना, राजसभा, राजसभा। यह क्या बना, इसे क्या हमने बोला, समस्त पद बोला, क्या समस्त पद, समस्त पद। तो आप देखेंगे विभक्तियों के बीच में पहला पद कौन सा था। अगर पद की बात करें कि कौन कौन से पद जुड़े हैं, तो राजा एक पद जुड़ा और एक सभा पद जुड़ा। तो पहला पद, इसे इसे क्या बोलेंगे, पहला पद, और इसे बोलेंगे दूसरा पद, क्योंकि ये तो लुप्त हो चुका है। तो इसे क्या बोलेंगे, पूर्व पद, और इसे पर पद, या इसे पहला बोलेंगे या इसे पहला पद बोलेंगे, इसे दूसरा पद, दूसरा पद। ये जो यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो विभक्ति रहती है, विभक्ति को हम कुछ क्या बोलते हैं, कभी ये विभक्ति के रूप में रहेगी या कभी यह अव्यय के रूप में रहेगा, अव्यय, अव्यय भी हम पढ़ चुके हैं। और कभी कभी योजक शब्द रहते हैं, योजक शब्द भी बोला जाता है क्योंकि जोड़ते हैं, पहले पद और दूसरे पद को जोड़ते हैं, इसलिए इन्हें हम योजक शब्द भी बोल सकते हैं। ये किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो आपने कहा राजा की सभा, पहला पद कौन सा है, राजा, दूसरा पद पर, है ना, दूसरा पद सभा, इसे आप क्या बोलते हैं, पर पद भी बोलते हैं, दूसरे पद को आप पर पद भी बोलते हैं। तो और ये जो दोनों शब्द जब जुड़े तो कौन सा पद बना, राजसभा, और इसे हमने क्या बोला, समस्त पद या समासिक पद। और अगर हम समस्त पद में, क्या समस्त पद में, समस्त पद में फिर से वही विभक्ति अव्यय या योजक शब्द को जोड़ दें, क्या समस्त पद जो है यहाँ पे राजसभा, फिर से इसमें हम लोग विभक्ति अव्यय या योजक शब्द को पुनः लिख दें, क्या पुनः लिख देंगे हम लोग, तो वह क्या कहलाएगा, वह समासिक विग्रह कहलाएगा। क्या समासिक विग्रह या समास विग्रह कहलाता है। तो समास विग्रह किसे बोलते हैं, समस्त पद में विभक्ति अव्यय या फिर योजक शब्दों को पुनः लिख देना, पुनः लिख देना हम क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। और समस्त पद क्या कहलाता था, जब इन विभक्ति अव्यय और योजक शब्दों को हमने वहां से हटाया, उनको लुप्त कराया, तो वह पद क्या कहलाया, समस्त पद या समास पद, समस्त पद या समासिक पद। अब हम लोग समास के भेद देखें, क्या समास के भेद, कि समास के कुल कितने भेद होते हैं। समास के भेद आप देखेंगे तो किताबों में कभी कभी कहीं कहीं पे 4 भेद दिखता है, कहीं कहीं पे 5 भेद दिखता है, और कहीं कहीं पे 6 भेद दिखता है। क्या कहीं कहीं पे 4 भेद, कहीं पे 5, कहीं पे 6, जबकि तीनों भेद सही हैं, अपनी जगह पर तीनों भेद सही हैं। कैसे, अगर समास के 4 भेदों की बात की जाए कि 4 भेद कब होते हैं, तो हमेशा अगर पदों की प्रधानता के आधार पर देखेंगे, क्या पदों की प्रधानता के आधार पर,
पदों की प्रधानता के आधार पर तो चार भेद, पदों की प्रधानता के आधार पर चार भेद। अगर हम बोले कि मूल रूप से समास में कुल कितने भेद होते हैं, तो मूल रूप से समास में कुल 5 भेद होते हैं। और हिंदी में क्या, हिंदी में समास के प्रकार या भेद बोले क्या हिंदी में, तो हिंदी में समास के भेद होते हैं 6। अगर पेपर में पूछता है कि समास में कुल कितने भेद होते हैं, तो आप हमेशा, क्योंकि हिंदी का पेपर होता है, तो आप वहाँ पे 6 लगा के आएंगे, क्या 6। लेकिन अगर पदों की प्रधानता के आधार पर हिंदी में कुल कितने भेद होते हैं पूछे, तो आपको क्या करना है, 4 लगाना है वहाँ पे। और अगर ऐसे ही मूल रूप से समास में कुल कितने भेद होते हैं पूछे, तो वहाँ पे आपको 5 करना है। तो वहाँ पे क्वेश्चन को आपको समझना है कि किस आधार पर वह भेदों को पूछ रहा है। अब हम लोग इसके भेद को देखते हैं कि वे भेद कौन कौन से हैं। अगर पदों की प्रधानता के आधार पर देखेंगे, तो पदों की प्रधानता के आधार पर कुल कितने भेद होते हैं, 4 भेद। कौन कौन से 4 भेद। तो कभी कभी क्या होगा, हमने क्या देखा था, 2 पद होते हैं, कोई भी शब्द रहेगा उसमें 2 पद रहेंगे, पहला पद और ये दूसरा पद कहलाता है। अगर पहला पद मुख्य रहेगा या प्रधान, क्या प्रधान। अब अगर मैं प्रधान शब्द को बोलूँ कि प्रधान शब्द कहाँ से आ गया, ये क्या होता है, तो प्रधान शब्द क्या होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना किया जा सके, या जिसके अर्थ में बदलाव ना किया जा सके, उसे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, प्रधान पद बोलेंगे। जैसे 2 शब्द दिए रहेंगे, तो कभी ऐसा हो सकता है कि पहला पद में बदलाव ना किया जा सके, कभी ऐसा हो कि दूसरे पद में बदलाव ना किया जा सके, मतलब दूसरा पद ही प्रधान हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद में बदलाव ना किया जा सके, दोनों पद बहुत इंपॉर्टेंट हो। प्रधान मतलब क्या होता है, प्रधान मतलब मुख्य की बात करता है, मुख्य, जैसे प्रधानमंत्री, प्रधान मतलब कि सबसे, भारत का सबसे मुख्य की बात कर रहे हैं। प्रधान मतलब मंत्रियों में मुख्य कौन है, प्रधानमंत्री। तो वैसे ही यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोई कभी कभी क्या होगा, पहला पद प्रधान रहेगा, कभी दूसरा पद प्रधान रहेगा, कभी दोनों पद प्रधान रहेंगे, कभी दोनों पद प्रधान नहीं रहेंगे। तो कुल कितने प्रकार से हो सकते हैं, 4 ही प्रकार से हो सकते हैं ना। कभी पहला पद, ठीक है, कभी पहला पद प्रधान, कभी दूसरा पद प्रधान, 2 हो गए। और कभी हो सकता है कि दोनों पद प्रधान निकल जाएं, क्या दोनों पद प्रधान, और कभी दोनों पद प्रधान ना निकले, क्या दोनों ही पद प्रधान ना हो। तो पदों की प्रधानता के आधार पर कुल कितने भेद होंगे, तो 4 भेद होंगे। अगर बोले कि पहला पद प्रधान, मैं बोलता हूँ पहला पद प्रधान, कभी ऐसा हो सकता है कि द्वितीय पद प्रधान, कभी हो सकता है दोनों, या फिर आप बोलेंगे क्या, उभय पद प्रधान, और कभी ऐसा होगा कि दोनों या उभय अप्रधान बोलेंगे, मतलब दोनों प्रधान नहीं। और आप देखेंगे कि जब अगर पहले पद की बात की जाए कि पहला पद प्रधान कब होगा, तो आप देखने वाले हैं क्या, अव्ययी भाव समास में। जब अव्ययी भाव समास हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अव्ययी भाव समास में हमेशा पहला पद प्रधान होता है, क्या हमेशा पहला पद प्रधान होता है। और फिर जब द्वितीय पद की बात होगी तो आप देखेंगे कि द्वितीय पद प्रधान किसमें, तत्पुरुष समास में, क्या तत्पुरुष समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं, दूसरा पद प्रधान रहता है। और इसमें भी आप 2 इसके प्रकार देखेंगे, कौन कौन से, कर्मधारय में भी दूसरा पद प्रधान रहेगा। आप वैसे ही इसमें क्या देखेंगे, द्विगु, उसमें भी दूसरा पद प्रधान रहेगा। और जब पूछे कि दोनों पद प्रधान किसमें रहते हैं, तो वह द्वंद्व में, क्या द्वंद्व समास जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि दोनों पद प्रधान रहते हैं। और वैसे ही कि दोनों पद अप्रधान, मतलब दोनों पद प्रधान नहीं हो, तो दोनों पद प्रधान नहीं रहेंगे, तो वह समास कौन सा कहलाएगा, बहुव्रीहि समास, क्या बहुव्रीहि समास। अब पूछे कि मूल रूप से समास होते हैं वो कौन कौन से हैं,
तो मूल रूप से समास के कुल कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। पहला अगर बोले तो वह होता है केवल समास। क्या? केवल समास। मूल रूप में अगर समास के भेद देखें तो पहला है केवल समास, दूसरा है तत्पुरुष समास। क्या? तत्पुरुष समास। दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। इसमें भी आप देखेंगे 2 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? 2 भेद। कौन कौन से? समानाधिकरण। क्या? समानाधिकरण तत्पुरुष समास, और दूसरा है व्याधिकरण। क्या? व्याधिकरण तत्पुरुष समास। अब क्या देखेंगे? जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है इनमें भी 2 भेद होते हैं। इनमें भी 2 भेद कौन कौन से? हमने क्या देखा था यहाँ पे? कर्मधारय और द्विगु। तो वही जो समास के भेद हैं वो समानाधिकरण तत्पुरुष में आएंगे। कौन कौन से? कर्मधारय और द्विगु। और जो व्याधिकरण तत्पुरुष समास रहेगा उसमें क्या देखेंगे हम लोग? जो कारक पढ़े थे तो कारक में कितने भेद होते हैं? हम देखा था 8 भेद होते हैं। तो कारक के 6 भेद इस व्याधिकरण तत्पुरुष समास में आएंगे। 6 भेद क्यों आएंगे? इसके कर्ता, और हमने क्या देखा था लास्ट में? अधिकरण। अधिकरण के बाद हमने क्या देखा था? संबोधन। तो कौन कौन से? कर्ता, कर्ता और संबोधन। कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ के, उनको छोड़ के जितने भी 6 भेद रहते हैं कारक के, वो सारे व्याधिकरण तत्पुरुष समास में आएंगे और हम इन्हें देखेंगे। हमने कारक देखा है तो हमें यह तत्पुरुष समझने में बहुत आसानी होगी। आप देखेंगे, आप सेकंडों में इसके क्वेश्चन को हल कर लेंगे। सेकंडों में अगर आपने कारक पढ़ा है तो व्याधिकरण तत्पुरुष समास तो हमारा कारक से ही बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आपने कारक को देखा है तत्पुरुष समास में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी व्याधिकरण तत्पुरुष समास में। अब हम लोग तीसरे प्रकार में आते हैं और तीसरे प्रकार को देखते हैं, वह है अव्ययी भाव समास। क्या? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। आप इन्हें किन्हीं भी किसी को भी पहले लिख सकते हैं, किसी को भी दूसरा। कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे अव्ययी भाव लिखें या फिर तत्पुरुष लिखें। अब और चौथा है कौन सा? द्वंद्व समास। क्या? द्वंद्व समास। और 5वां है बहुब्रीहि समास। क्या? बहुब्रीहि समास। और हिंदी में अगर समासों के प्रकारों की बात की जाएगी तो हिंदी में होते हैं क्या? कुल 6 समास। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, सबको पता होगा। तत्पुरुष समास, फिर उसके बाद कर्मधारय, फिर द्विगु, फिर द्वंद्व, और लास्ट में आता है क्या? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि। तो हम इन्हीं जितने भी समास के प्रकार आपको दिख रहे हैं, सारे समास के प्रकार को एक एक करके, फिर इनके जो भेद हैं, जैसे अव्ययी भाव में भी आप देखेंगे इसमें 2 भेद दिखेंगे आपको, अव्यय पद पूर्व समास और फिर नाम पद पूर्व समास। तो इनके भेद भी देखेंगे। वैसे ही तत्पुरुष समास के भी बहुत सारे जो भेद हैं उनको देखेंगे। वैसे ही आपको द्वंद्व समास में भेद दिखेंगे, बहुब्रीहि में भेद दिखेंगे। तो इनमें जो भेद दिखते हैं उन भेदों के बारे में भी हम अच्छे से देखेंगे कि यहाँ के अगर क्वेश्चन घुमाना चाहे तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा। अब हम लोग अपने पहले समास में आते हैं। पहला समास कौन सा है हमारा? अव्ययी भाव समास। क्या? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के बारे में इसके अभी तक आपके जितने भी डाउट होंगे आप पहले साइड में लिख लीजिए। जो भी डाउट है आज सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। आपके सारे डाउट अव्ययी भाव समास की एक ही अभी क्लास में क्लियर हो जाएंगी। तो अव्ययी भाव समास का मतलब क्या होगा? अव्ययी, यहाँ से आपको पता चल रहा है क्या? अव्यय, अव्यय का भाव देने वाला समास। क्या इसका मतलब क्या हो रहा है? अव्ययी। अव्ययी मतलब अव्यय। और अव्यय हमने किसे बोला था? आपको याद आया क्या कुछ? हमने अव्यय किसे बोला था? अव्यय हमने बोला था अविकारी शब्दों को। क्या? अविकारी शब्दों को। अविकारी शब्दों को बोला था हमने अव्यय, है ना, जिसमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं की जा सकती, जो कभी बदलते ही नहीं है। जो कभी बदलते ही नहीं है, ना तो संज्ञा के बदलने पर बदलेंगे, ना तो लिंग के बदलने पर बदलेंगे,
ना तो वचन के, ना तो कारक के, ना तो काल के आधार पर कभी नहीं बदलेंगे। ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो उन्हें हमने क्या बोला, अव्ययी अव्यय बोला था। और पहला बात अव्ययी भाव समास में क्या रहेगा कि ये अव्यय का भाव देंगे। क्या? अव्यय का भाव देंगे। और दूसरा हमने क्या देखा था अभी कि इसमें पहला पद प्रधान रहेगा। पहला पद प्रधान रहेगा या मुख्य रहेगा। मतलब दो पद रहेंगे, दो पदों में जो पहला पद रहेगा वही किसका, अव्यय का भाव देगा। पहला तो अव्यय का भाव देगा। और अव्यय या फिर आप इसे बोल सकते हैं उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब उपसर्ग लगा रहेगा या फिर अव्यय का भाव देगा। आप देखें जैसे कि आजीवन, आप बोलेंगे क्या, आजीवन। तो जो पहला यहाँ पे आ दिख रहे हैं आपको, आ क्या है, एक अव्यय का भाव दे रहेगा, कभी बदलेगा ही नहीं। आ मतलब आ, है ना। तो ये बदलेगा ही नहीं कभी, पहला पद प्रधान हो गया। और दूसरा ये उपसर्ग का भाव दे रहा है, उपसर्ग भी है ये। तो उपसर्ग या फिर अव्यय दोनों बोल सकते हैं, कुछ भी। और जो दूसरा पद रहेगा वह जो उपसर्ग और अव्यय रहेगा, तो वह कैसे, किसी ना किसी पद से जुड़ेगा। तो वह पद कौन से होते हैं, आपको पता है कि उपसर्ग और अव्यय जब तक विकारी शब्दों से नहीं जुड़ेंगे तब तक कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वह शब्द ही नहीं बनेगा। तो वो शब्द किसके साथ जुड़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया, किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं। लेकिन जो समास होता है, तो समास में हमें यह ध्यान देना है कि समास में जो ये शब्द रहेंगे वह केवल संज्ञा से जुड़ेंगे, संज्ञा से, या फिर कभी कभी जो सर्वनाम रहेगा, सर्वनाम शब्द, वह भी जुड़ता है। तो समास में केवल दो ही शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, विशेषण विशेषण का तो आप देखेंगे कि ये कौन से में प्रयोग होगा, वह किसमें प्रयोग होगा, द्विगु में, और वो सॉरी कर्मधारय में प्रयोग होगा। तो विशेषण तो ठीक है, लेकिन जो क्रिया है, क्रिया का उपयोग समास में नहीं किया जाता। क्या? क्रिया का उपयोग समास में नहीं किया जाता। तो विकारी शब्द का किसका प्रयोग समास में किया जाता है अगर बोला जाए मुख्यतः, तो मुख्यतः बोले तो संज्ञा का किया जाता है। और उसके अलावा एक विशेषण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे? आप देखेंगे क्या, कर्मधारय जब पढ़ेंगे तो तभी उसकी बात नहीं करते। और सर्वनाम, तो सर्वनाम का भी प्रयोग किया जाता है किसमें, बहुब्रीहि समास में। ये सारा हम कुछ देखने वाले हैं बाद में। तो कौन कौन से शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया का उपयोग नहीं किया जाता। और अगर अव्ययी भाव समास की बात की जाए कि इसमें कौन से विकारी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हमेशा संज्ञा का प्रयोग किया जाएगा। क्या? संज्ञा का प्रयोग किया जाएगा। अब संज्ञा तो पता है कि दुनिया के सारे नाम वो हो जाते हैं संज्ञा। क्या? दुनिया के सारे नाम संज्ञा हो जाते हैं। तो इसका अगर हम लोग एक सीधा सा एकदम छोटा सा परिभाषा लिखें तो वह क्या बनेगा, उसका परिभाषा बनेगा जिस समस्त पद में अभी हमने देखा था क्या समस्त पद क्या होता है। तो जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो, दोनों में से कुछ भी, है ना, अव्यय या उपसर्ग हो, तथा दूसरा पद संज्ञा हो। क्या? दूसरा पद संज्ञा हो, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। यह उदाहरण देखिए, यह परिभाषा आपको सब कुछ डिफाइन कर देगी, सारा कुछ। जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो, दूसरा पद संज्ञा हो, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अभी तक हमने क्या पढ़ रहा था, अभी तक हमने जितनी भी किताबें देखी तो उसमें केवल लिखी जिसमें पहला पद प्रधान हो वह अव्ययी भाव समास होता है। अभी तक हमने ये देखा ही नहीं कि दूसरा पद क्या होना चाहिए, संज्ञा होना चाहिए, और पहला पद अव्यय या उपसर्ग होना चाहिए। ये कंडीशन नहीं थी, किताबों में नहीं दिया जाता ये सारी चीज़ें। तो अगर हम लोग अब ये चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि हाँ यार देखें क्या होता है, अगर उदाहरण से इसको देखें तो मैं बोलता हूँ अगर आजीवन, तो इसका मतलब होता है क्या, जीवन भर। क्या? जीवन भर। तो जीवन को तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो आ है, आ
यह उपसर्ग है या फिर अव्यय है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। मैं बोलता हूँ दिन भर, अगर मान लीजिए यहाँ पे जीवन को यहाँ बदल के मैं तो दिन कर सकता हूँ, तो दिन भर हो सकता है। मतलब जो ये वाला शब्द है जीवन वाला, इसको तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो आ वाला शब्द है, आ जो प्रथम पद है, उसे आप बदल नहीं सकते, क्योंकि यही तो प्रधान पद है। और देखिए पहला, दूसरा ये क्या है, उपसर्ग भी है, उपसर्ग और अव्यय का भाव भी दे रहे हैं, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। और जो दूसरा शब्द है वह देखिए जीवन, जीवन क्या दिख रहा है, इसमें आपको संज्ञा दिख रही है, क्या जीवन नाम है, जीवन संज्ञा। तो देखिए क्या है, पहला अव्यय होना चाहिए या उपसर्ग होना चाहिए, दूसरा संज्ञा। वैसे ही और उदाहरण अगर देखें हम लोग, क्या यथाशक्ति, 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 शक्ति के अनुसार, क्या शक्ति के अनुसार, इसका मतलब क्या होगा, शक्ति के अनुसार। यथा, यथा देखिए यहाँ पे यह उपसर्ग वाला हो जाएगा, अव्यय का भाव दे रहा है, इसमें आप किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। यथा और यहाँ पे क्या शक्ति है, शक्ति की जगह पर आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे बदलाव कर सकते हैं, यथा, यथोचित, कुछ भी कर सकते हैं। तो जो दूसरा पद है वह मुख्य नहीं रहेगा, गौड़ पद रहेगा, वह गौड़ पद रहेगा, और जो पहला पद रहेगा वह अव्यय या उपसर्ग का भाव देगा और यही मुख्य रहेगा। और दूसरा पद देखिए यहाँ पे शक्ति, संज्ञा की बात हो रही है ना, शक्ति, शक्ति संज्ञा की बात हो रही है। संज्ञा कैसा, देखिए ये शक्ति है, शक्ति मतलब आपके अंदर ये भाव उत्पन्न हो रहा है, शक्ति वाले भाव उत्पन्न हो रहे हैं ना, तो ये भाववाचक संज्ञा में आएगा ना। कौन संज्ञा तीन प्रकार के थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक में तो नाम आ गए थे, जातिवाचक में समूह आ गया था, और भाववाचक में ये सारी चीजें जो अदृश्य हैं वो चीजें आ रही थी भाववाचक में। तो शक्ति तो अदृश्य की बात हो रही है, तो भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा परिभाषा क्या था, देखिए पहला पद अव्यय या उपसर्ग होना चाहिए, दूसरा पद संज्ञा होना चाहिए, तो वह अव्ययी भाव समास कहलाएगा। और उदाहरण अगर देखें हम, प्रत्याशा, क्या प्रत्याशा, 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 प्रत्याशा का प्रति आशा, आशा मतलब अगर आशा है तो, है ना, तो जो प्रति है, जो यहाँ पे आपको प्रति दिख रहा है वह उपसर्ग हो जाए, क्या वह उपसर्ग हो गया, और आशा क्या हो गया, यह संज्ञावाचक शब्द हो गया, क्या संज्ञा का शब्द हो गया। वैसे ही आप अनजाने कर सकते हैं, अनजाने। अगर उदाहरण की बात करें तो प्रतिदिन हो गया, प्रतिदिन, आकंठ, आकंठ। देखिए सभी में क्या दिख रहा है आपको, पहला पद अव्यय दिख रहा है या फिर उपसर्ग दिख रहा है। अगर मैं बोलता हूँ प्रत्याघात, प्रत्याघात, अभी हम इनके कुछ कुछ अपवाद भी देखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि उपसर्ग दिखेगा लेकिन वह तत्पुरुष में आएगा, कभी कभी ऐसा उपसर्ग होगा कि वह बहुब्री में आएगा, वो चीजें भी रहेंगी, लेकिन सबको कॉन्सेप्ट से देखेंगे, ना कि हम लोग उनके अपवाद के रूप में ऐसे रटेंगे, वो चीजें नहीं होंगी। ऐसे ही अगर बोलता हूँ नियोग, क्या नियोग, वैसे ही बोल सकते हैं आप आकंठ, आकंठ तो हो गया था ना, आकंठ हो गया था, अनजाना, अनजाना भी हो गया था। तो वैसे ही बहुत सारे शब्द आप ले सकते हैं। अगर मैं अब रटने वालों के लिए बताऊं कि रटने वाले क्या करें, तो रटने वालों को देखिए एक ही चीज़ है कि अगर यहाँ पे आपको उपसर्ग देखिए, आप उपसर्ग कैसे भाई, जैसे कि अनु, प्रति, भर, आ, यथा, यथा, हर, नी, बे, दर, ला, वी, ये सारे अगर शब्द आपको पहले दिखते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि यह अव्ययी भाव समास होगा। क्या, अगर ये शब्द पहले दिखते हैं तो आप इन्हें बोल सकते हैं कि अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन रटने वालों के साथ दिक्कत ये हो सकती है, अगर पेपर घुमाया तो फिर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप कॉन्सेप्ट को समझें कि ये चीज़ें तो रहनी चाहिए, अव्यय का भाव तो आना चाहिए, उसके साथ में संज्ञा रहनी चाहिए, क्या संज्ञा रहनी चाहिए। अब कुछ उदाहरण हम लोग और देखते हैं। आपको यहाँ पे अब डाउट होने वाला है, अब डाउट क्रिएट होगा। कैसे, अगर मैं बोलता हूँ कुशलता पूर्वक, क्या कुशलता पूर्वक,
विवेक पूर्वक, विवेक पूर्वक। मैं बोलता हूं विवाहेतर, विवाहेतर। मृत्युपरांत, मृत्युपरांत। अगर ऐसा शब्द आता है तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि यह कौन सा सर्वनाम, सॉरी कौन सा क्या होगा, कौन सा समास होने वाला है, ये सारे कौन से समास होने वाले हैं। तो आप तो बोलेंगे अरे यार ये पहला तो दिख रहा है यहाँ पे संज्ञा हो गया, और दूसरा तो आपको दिख रहा है पूर्वक, पूर्वक विवाहितर। तो बोलेंगे कि दूसरा पद यहाँ पे प्रधान है। क्या दूसरा पद प्रधान है? क्योंकि इसमें कुछ भी बदलाव करेंगे तो यह बदल नहीं रहा है। कुशलतापूर्वक, हर्षपूर्वक बोल सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए कुशलता, कुशलता जगह में आपने विवेक कर दिया, लेकिन पूर्वक तो रहा। तो देखिए यहाँ पे तो दूसरा पद प्रधान हो गया ना, कि यहाँ पे क्या दूसरा पद, या फिर दूसरा पद क्या हो गया, उपसर्ग का भाव दे रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं प्रत्यय का भाव। दूसरा पद तो प्रत्यय का भाव दे रहा है ना, या फिर आप बोलते हैं इसे क्या अव्यय का भाव दे रहा है। दूसरा पद अव्यय का भाव दे रहा है। देखिए यहाँ पे दूसरा पद जो है, यहाँ भी देखेंगे दूसरा पद अव्यय का भाव दे रहा है। क्या? उपरांत, अंत। तो उपरांत यहाँ पे देखिए, तो यह दूसरा पद अव्यय का भाव दे रहा है, और पहला पद वह संज्ञा का भाव दे रहा है। देखिए यहाँ पे पहला पद संज्ञा है, ये संज्ञा है, ये संज्ञा है, ये संज्ञा है। तो पहले संज्ञा और दूसरे में अव्यय दिख रहा है। क्या? अव्यय। अगर पहले में संज्ञा दिखे, दूसरे में अव्यय। अभी तो हमने क्या देखा था, देखिए सभी में क्या देखा था, पहले अव्यय बाद में संज्ञा, पहले अव्यय बाद में संज्ञा, पहले अव्यय बाद में संज्ञा। तो हमने तो उसे बोला क्या, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। लेकिन अगर पहले संज्ञा और बाद में अव्यय दिखे तो यह क्या होगा, अगर इसे पूछे तो यह भी आपको याद रखना है। क्या? यह भी अव्ययी भाव समास है, यह भी अव्ययी भाव समास। आप वहाँ पे दूसरा टिक करके नहीं आ जाइएगा, है ना। यह भी अव्ययी भाव समास होगा। और अव्ययी भाव समास में क्या, कौन सा इसका प्रकार होगा, नाम पद पूर्व, नाम पद पूर्व। तो इसका प्रकार हो जाएगा क्या, नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। और हमने अभी तक जो देखा था, पहले जो देखे थे हमने, अनजाने, प्रत्याघात, ये सारी, तो ये क्या था, अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। तो जिसमें पहले अव्यय पद रहेगा तो वह अव्ययी भाव समास होगा, लेकिन अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास होगा। और जिसमें पहले संज्ञा रहेगा, पहले संज्ञा को आपने पढ़ा होगा। देखिए हमने पहले इसीलिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, या फिर आपने क्रिया विशेषण, ये जो विकारी और अविकारी शब्द हैं, हमने इससे बहुत अच्छे से देखा है। आपने अगर उसको नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, और डेफिनेटली होगी। आपको यहाँ पे डाउट बहुत सारे निकलने वाले हैं, और आपके डाउट को दूर नहीं किया जा पाएगा। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हम पहले उन चीज़ों को पढ़े हैं। अगर आपको संज्ञा ही नहीं पता रहेगा कि संज्ञा क्या होता है, अव्यय क्या होता है, तो आपको यहाँ पे डाउट तो श्योर होने वाले हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को साथ में तो बता नहीं पाएंगे हम लोग, है ना। इसलिए आपको पहले ये भी पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या होता है और अव्यय क्या होता है। अगर वो दोनों चीज़ें पता रहेंगी तो आपको वो दिक्कत नहीं होगा, आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे जो हम बोल रहे हैं। तो पहला पद संज्ञा और दूसरा पद अव्यय रहेगा तो इसे बोलेंगे नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। अगर पहला पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा रहेगा तो उसे बोलेंगे अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास। अब एक और डाउट लाता हूँ आप लोग के बीच में, एक और डाउट। देखिए जैसे कि मैं बोलता हूँ रातों रात, रातों रात, दिनों दिन या दिनों दिन। आपके बीच में देखिए बहुत सारे डाउट आने वाले हैं। एकाएक, 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 भागम भाग, भागम भाग, घर घर, घर घर। ऐसी आप धीरे धीरे, धीरे धीरे, मंद मंद। ये देखिए बहुत सारे उदाहरण ना, बहुत सारे डाउट हैं आपके। अब आप इन्हें क्या बोलेंगे, हाथों हाथ। अब आप इन्हें क्या बोल देंगे, अरे यार ये तो अभी भाव का हो ही नहीं सकता, ये किसका दिख रहा है। देखिए आपने अभी तक
एक आध बार तो पढ़ा ही होगा कि अगर जहाँ पे ये वाले डैश वाले साइन दिखते हैं तो आप उन्हें क्या बोलते थे हमेशा, क्या बोलते थे, ये तो द्वंद्व समास होगा, ये तो द्वंद्व समास होगा। आपने पढ़ा भी होगा, माता पिता दाल रोटी, तो आप क्या कर देते थे उनको, अगर ऐसे शब्द आए तो आपने क्या बोल देते थे उन्हें कि यह क्या होगा, यह द्वंद्व समास हो जाएगा। लेकिन यह भाई यह द्वंद्व समास की बात नहीं कर रहे हैं हम बात किसकी कर रहे हैं अभी, अव्ययी भाव समास की, अव्ययी भाव समास। अब बोलेंगे कि द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास में क्या अंतर है भाई, कि अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास में क्या अंतर है, क्यों हम लोग इन्हें अव्ययी द्वंद्व समास में रखते हैं और क्यों हम इन्हें अव्ययी भाव समास में रखते हैं। तो द्वंद्व समास में आप देखेंगे, जब इसके प्रकार देखेंगे तो देखेंगे कभी कभी ये विलोम के भाव देंगे, ये विलोम के भाव देंगे, दोनों विलोम रहेंगे, जैसे माता है तो पिता है, दाल है तो रोटी है, या विलोम जैसे रहेंगे दाल रोटी। तो ये सारी चीज़ें जब अगर आएंगी तो आप उन्हें क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास बोलेंगे। लेकिन जब अगर कभी कभी कैसा हो, संज्ञा संज्ञा का भाव दे, ये देखिए ये संज्ञा क्या, रात, और ये भी रात, दोनों रात ही रात में, इसका मतलब क्या होगा, रात ही रात में, दिन ही दिन में, दिन ही दिन में, घर घर, घर घर में, घर घर में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जब कभी दोनों शब्द संज्ञा देखिए, क्या दोनों शब्द संज्ञा देखें और संज्ञा की पुनरावृत्ति हो, दोनों सेम सेम, देखिए एकाएक, भागम भाग, घर घर, हाथों हाथ, मंद मंद, सारे शब्द संज्ञा के हैं। और जब संज्ञा की पुनरावृत्ति हो, संज्ञा की पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो, तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। क्या, वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। तो देखिए ये चीजें आपको क्लियर नहीं थी अभी तक कि क्यों होता है। तो देखिए अगर संज्ञा पद है और संज्ञा पद की पुनरावृत्ति हो रही है, वही पद दो बार आ रहा है, तो वह अव्ययी भाव समास होता है। क्या, संज्ञा पद की पुनरावृत्ति हो, क्या संज्ञा पद की पुनरावृत्ति हो, या फिर अव्यय पद, जो अव्यय था, अभी हमने क्या देखा, अव्यय पद संज्ञा, या तो अव्यय रहेगा या संज्ञा रहेगा, या संज्ञा रहेगा प्रथम पद या फिर अव्यय रहेगा, या फिर अव्यय अव्यय दोनों बार अव्यय अव्यय आ जाए, क्या अव्यय और अव्यय आ जाए, या फिर संज्ञा दोनों पद संज्ञा संज्ञा आ जाए। तो जब भी इन दोनों की आवृत्ति होगी, पुनरावृत्ति होगी, वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। जैसे एकाएक, एकाएक देखिए क्या है, एकाएक, आपको क्या है यहाँ पे क्या पता चल रहा है, जैसे धीरे धीरे, देखिए इनकी पुनरावृत्ति हो रही है, और धीरे धीरे क्या है, यह अव्यय का भाव दे रहा है, क्या अव्यय का, धीरे धीरे, मंद मंद, ये क्या है, अव्यय वाले शब्द है ना, अव्यय के। तो देखिए ये मंद मंद से हाथों हाथों किसकी है, संज्ञा की बात हो रही है, संज्ञा की पुनरावृत्ति हो रही है। तो जब शब्द जो रहेंगे वो अगर उनकी पुनरावृत्ति हो, या तो वो अव्यय हो या तो वे संज्ञा हो, तो वह अव्ययी भाव समास में आएंगे। वैसे ही अगर उसके उदाहरण की बात करें तो धड़ाधड़, ऐसे धड़ाधड़, धड़ ही धड़ में। तो ये सारे उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं कि, और उदाहरण तो ध्यान रखने हैं, लेकिन उनका मेन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर अव्यय पहला पद हो, संज्ञा दूसरा पद हो, क्या अव्यय पहला पद, संज्ञा दूसरा पद, तो अव्ययी भाव समास। अगर संज्ञा पहला पद, अव्यय दूसरा पद, तो भी वह अव्ययी भाव समास। वैसे प्रकार में तो जाएगा नहीं कि वह नाम पद पूर्व है, लेकिन आपको पता है, आपने तो पढ़ा है कि संज्ञा का मतलब नाम होता है, तो नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास का मतलब यही है कि पहले संज्ञा फिर बाद में अव्यय। तो आप इतना तो समझदार हैं ये, है ना। अगर आप संज्ञा पढ़े हैं, अव्यय पढ़े हैं, तो आप वहाँ पे गेस कर पाएंगे, समझ पाएंगे क्वेश्चन को। और अगर क्या पहला अव्यय दूसरा संज्ञा, तो अब अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास बोलेंगे। अगर पहला पद संज्ञा दूसरा पद अव्यय, तो आप उसे बोलेंगे क्या, नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। और अगर अव्यय अव्यय दोनों पद अव्यय रहेंगे और दोनों पदों की आवृत्ति होगी, उस पद की आवृत्ति होगी, जैसे कि अव्यय अव्यय की आवृत्ति होगी, अगर अव्यय है तो उसकी पुनरावृत्ति हो, मतलब दो बार वही चीज आ जाए, तो भी आप उसे क्या बोलेंगे, उसे आप बोलेंगे क्या, अव्ययी भाव समास। अगर वैसे ही अगर संज्ञा पद है और संज्ञा पद की पुनरावृत्ति हो रही है,
तो भी आप उसे अव्ययी भाव समास बोलेंगे। और देखिए यहाँ पे सारी चीज़ की जब पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति है, और देखिए यहाँ पे जो भी पद आपको दिख रहे होंगे सारे या तो अव्यय हैं या तो वह संज्ञा है। तो आपका अव्ययी भाव समास को जितने भी डाउट रहे होंगे वह सारे क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों ऐसे ही डीप में हम लोग अभी तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, ये सारे सब टॉपिक को देखने वाले हैं। तो दोस्तों मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले समास के साथ में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।